नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्यारा चैनल ऑल इंडिया कैरियर इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ नीट ड्रॉपर्स या नीट के लिए, जो नीट के एस्पायरेंट्स या जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का ये लास्ट लेक्चर है बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने 13 लेक्चर यानी 13th लेक्चर कर लिया है। लास्ट लेक्चर में हमने एब्जॉर्प्शन कंप्लीट किया था और साथ ही साथ डाइजेशन ऑफ स्टार्च, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डाइजेशन ऑफ फैट्स, ये सारे बताया था। काफ़ी अच्छे से सारा कुछ डिटेल करके एक्सप्लेन किया था और सिलेक्टिव चीज़ों को मैंने पढ़ाया था। आज सिर्फ और सिर्फ ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है फूड का और कौन से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो पढ़ाना है। और साथ ही साथ जो आपके हर चैप्टर के लास्ट में जो डिसऑर्डर्स दिए रहते हैं, जहाँ से कि एक ना एक क्वेश्चंस आता ही है हर साल, वो पढ़ाना है मुझे। और ये दोनों चीज़ पढ़ाकर ये लेक्चर कंप्लीट करके ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि बच्चों, जो भी मैं दे रहा हूँ उनको ज़रूर आप ध्यान से पढ़ें। लेक्चर को बार बार अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से देखें, और कहीं से कोई डाउट प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे कमेंट करके बताएं। मैं उन बच्चों के लिए, अगर उस तरह का होगा तो मैं आप लोगों के लिए अलग से एक नया वीडियो भी अपलोड कर दूँगा, जिसका डिमांड जिस हिसाब से होगा। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम इस पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। देखिए बच्चों, ये एक मेम्ब्रेन मैंने बनाया है, ये जो ब्लैक पेन से मैंने बनाया है, ये एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन में होता क्या है बच्चों, प्रोटीन लगा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर का जो मैंने गोल गोल बनाया है, ये प्रोटीन है। और ये जो है ब्लू पेन से जो मैं बनाया है, ये भी एक तरह का प्रोटीन है बच्चों। ये प्रोटीन ये मेम्ब्रेन में लगा होता है। यही प्रोटीन है जिसके वजह से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, अलग अलग फूड का। अब ये प्रोटीन में देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह से यहाँ पे खटाल बनाया हुआ है, देख रहे हैं, अंदर घुसा घुसा हुआ है। ठीक है, अब ये खटाल स्पेशली सिर्फ और सिर्फ ये सोडियम आयन के लिए बना है। यानी कहने का मतलब ये प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ सोडियम आयन के लिए बना है, यानी कि सोडियम आयन को ही ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए बना है। सिर्फ और सिर्फ इस तरह से इसको बनाया गया है। यानी कि सिर्फ इसका मतलब इस वाले प्रोटीन के द्वारा सिर्फ सोडियम आयन ही हो सकता है। यहाँ तो मैंने 3 को खटाल बनाया है, 1 2 3। जी हाँ, यहाँ से क्या होगा, 2 खटाल के द्वारा सोडियम आयन ये फिक्स है, सोडियम आयन ही ट्रांसपोर्ट होगा। ये सोडियम आयन क्या करेगा, अपना एनर्जी देगा, यानी यहाँ से ट्रांसपोर्ट होने के लिए इसको एनर्जी खर्च करना होगा। और ये एनर्जी खर्च करके ये सोडियम आयन क्या होगा, इस प्रोटीन द्वारा ट्रांसपोर्ट होके इधर से इधर आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट आसानी से हो गया। तो देखिए बच्चों, ये सोडियम आयन आया और आके ट्रांसपोर्ट होके इधर से इस मेम्ब्रेन होते हुए ये देखिए सोडियम आयन यहाँ आ गया। फिर ये सोडियम देखिए इधर से आया और फिर यहाँ पे इसके द्वारा और मेम्ब्रेन के फिर इधर सोडियम आयन आ गया। लेकिन इस सोडियम आयन को ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्या लग रहा है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ रहा है। तो जो प्रोसेस में या जो ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज़ होता है, वैसे ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसका मतलब सोडियम आयन भी तो एनर्जी यूटिलाइज करता है ट्रांसपोर्ट होने के लिए, इसी वजह से हम बोलेंगे इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन मैंने यहाँ पे प्राइमरी भी लगाया है, PRI मतलब प्राइमरी, शॉर्ट फॉर्म लिखा है प्राइमरी का, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वो इसलिए क्योंकि ये प्रोटीन स्पेशली इसी सोडियम आयन के लिए ही बना है। भले ही ये एनर्जी यूज़ करके तब ट्रांसपोर्ट होता हो, लेकिन ये इसी के लिए ही बना है। क्लियर बच्चों।
ये बात, जैसे कि पैसेंजर बस है तो पैसेंजर बस स्पेशली पैसेंजर के लिए ही बना है, वहाँ पे सामान ढो नहीं सकते हैं आप। लेकिन क्या पैसेंजर से पैसा नहीं लिया जाता है? रुपया तो लिया जाता है। उसी तरह ये प्रोटीन स्पेशली सोडियम आयन के लिए ही बना है, लेकिन फिर भी वहाँ पे उसको एक्टिव मतलब कि एनर्जी यूज होता है। इसी वजह से इस सोडियम आयन के ट्रांसपोर्ट को हमने क्या कहा? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर? लेकिन यहाँ पे और एक खटाल बाकी है, वहाँ पे जगह है, वहाँ पे और भी कोई अट सकता है, उसके द्वारा ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो क्या होता है कि बगल में ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड और ग्लैक्टोज बैठा हुआ रहता है। अब ये बैठ के ताकते रहता है कि हम भी किसी तरह ट्रांसपोर्ट हो जाए, लेकिन ये प्रोटीन तो इसको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए तो बना नहीं है, ये तो सिर्फ सोडियम आयन के लिए बना है। भले वो खाली ही क्यों ना रह जाए, क्योंकि ये तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, स्पेशली वो सोडियम आयन। तब ये क्या कहता है? ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ग्लैक्टोज इस सोडियम आयन को कहता है भाई तुम मुझे भी ले चलो, एनर्जी यूटिलाइज होगा तो होगा। तो क्या करता है ये सोडियम आयन? अपने साथ इस ग्लूकोज, अमीनो एसिड और ग्लैक्टोज को ले चलता है, लेकिन यहाँ भी एनर्जी यूज होता है। तो देखिए ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ग्लैक्टोज ट्रांसपोर्ट होके ये इधर से इधर आ गया। ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ए मतलब अमीनो एसिड, ये ग्लैक्टोज, ये ट्रांसपोर्ट हो गया। क्या यहाँ पे एनर्जी यूज नहीं हुआ? हुआ बच्चों, यहाँ भी एनर्जी यूज हुआ। इसी वजह से ऐसे ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। लेकिन क्या ये प्रोटीन स्पेशली इसके लिए बना? नहीं, ये किसी ना किसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होके आया। किसके द्वारा? सोडियम के द्वारा। इसी वजह से यहाँ पे इसको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं देके सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। क्लियर? क्योंकि ये स्पेशली उसके लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होने के लिए ये प्रोटीन नहीं बना था, ये सोडियम के लिए बना था। यानी ये सोडियम के मदद से ये ट्रांसपोर्ट हुआ है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और ग्लैक्टोज। तो इसीलिए इसको बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एनर्जी हो रहा है यूज। इसीलिए ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है को ट्रांसपोर्ट विथ सोडियम आयन। को ट्रांसपोर्ट मतलब किसी के वजह से या किसी के द्वारा अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो वहां पे को लगाते हैं। तो को ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा? विथ यानी सोडियम आयन के साथ ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर? यहां समझ गए। दूसरा है ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फ्रुक्टोज। यहाँ पे ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फ्रुक्टोज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो होगा इस वाले प्रोटीन, ये अलग तरह का प्रोटीन है, ये अलग तरह का प्रोटीन, लेकिन यहाँ पे एनर्जी वगैरह का यूज नहीं होता है। क्यों बच्चों? क्योंकि ये प्रोटीन ही इसको ले जाकर यहाँ पर क्या था, इसको खुद से ट्रांसफर होता था, लेकिन यहाँ पर ये प्रोटीन खुद इसको खींच कर लाएगा। यानी इन सब का कोई एनर्जी यूज नहीं होगा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये प्रोटीन स्पेशली इसी के लिए बना है और ये प्रोटीन खुद से इन ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फ्रुक्टोज को ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहा है। कहने का मतलब ये प्रोटीन एक तरह का कैरियर प्रोटीन है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है ये प्रोटीन क्या है? कैरियर प्रोटीन है, यानी किसी को कैरी करने वाला प्रोटीन। इसी वजह से यहाँ पे एनर्जी का यूज नहीं होता है। ठीक है? यानी इसको स्पेशल फैसिलिटीज दिया गया है ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फ्रुक्टोज को। तो स्पेशल फैसिलिटी देने का मतलब क्या? कि इसमें किसी भी तरह का कोई पैसा खर्चा उर्चा नहीं हुआ, ये अपना बैठ के खा पी सकता है। मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि ये इसका कोई एनर्जी यूज नहीं हुआ और बिना एनर्जी यूज के ही ये ट्रांसपोर्ट आसानी से हो गया स्पेशल फैसिलिटीज़ के द्वारा। क्योंकि ये स्पेशल फैसिलिटी इसलिए क्योंकि ये प्रोटीन स्पेशली क्या है? एक कैरियर प्रोटीन है। इसी वजह से ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जो कि विदाउट एटीपी यानी बिना एनर्जी यूज किए हुआ ट्रांसपोर्ट होता है। तीसरा में है ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लिपिड। ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लिपिड, इसका ट्रांसपोर्ट किसी प्रोटीन द्वारा नहीं होता है, ये मेम्ब्रेन से आसानी से डिफ्यूजन के द्वारा ट्रांसफर हो सकता है। डिफ्यूजन मतलब हायर टू लोअर ट्रांसपोर्ट अगर होता है तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। तो इधर से इधर डिफ्यूजन हो सकता है। ठीक? तो किसी भी सब्सटेंस या सॉल्यूट का डिफ्यूज हायर से लोअर के तरफ अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो वैसे ट्रांसपोर्ट को डिफ्यूजन। तो ये सिंपल डिफ्यूजन, यहाँ पे भी किसी तरह का कोई एनर्जी यूज नहीं होता है।
चौथा है वाटर। वाटर का भी अगर ट्रांसपोर्ट होगा तो वो ऑस्मोसिस द्वारा होता है। तो ऑस्मोसिस मतलब ये भी ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन है, यानी हाइयर से लोअर ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन अगर वाटर का होता है तो वहाँ पे हम डिफ्यूजन नहीं बोल के ऑस्मोसिस बोलते हैं। कुछ आयंस का भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो आयंस तो दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन में जैसे सोडियम आयन और भी बहुत सारे पॉजिटिव आयन होते हैं, उसका जो क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट जो होता है वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, यानी यहाँ पे एनर्जी यूज होता है। और नेगेटिव आयन जैसे कि कार्बोनिक आयन और क्लोराइड आयन और भी वगैरह वगैरह, ये सब पैसिव ट्रांसपोर्ट के मदद से ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर हो? यहाँ पे यानी पैसिव मतलब यहाँ पे एनर्जी यूज नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड समझ गए होंगे कि कौन कौन फूड कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ग्लूकोज अमीनो एसिड, यहाँ ग्लूकोज अमीनो एसिड तो तीनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे तीनों में अलग अलग क्या डिफरेंस है, ग्लैक्टोज, यहाँ फ्रुक्टोज और यहाँ पे लिपिड। ग्लूकोज अमीनो एसिड और ग्लैक्टोज की बात करें तो इसका ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, यानी सोडियम के मदद से होता है। और ग्लूकोज अमीनो एसिड फ्रुक्टोज की बात किया जाए तो ये कैरियर प्रोटीन के द्वारा क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट होता है, और इसका ट्रांसपोर्ट को क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, जो बिना एनर्जी का, बिना यूटिलाइज के एनर्जी के यूटिलाइज का ट्रांसपोर्ट होता है। और ग्लूकोज अमीनो एसिड लिपिड की बात करें तो ये सिंपल डिफ्यूजन, ये तीन अलग अलग है और तीनों का नाम याद रखना है। तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड तो कॉमन है, लेकिन ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज और लिपिड ये तीनों अगर याद रखें तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अब आगे चलते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें ये आपको रटना होगा, ये याद रखना होगा। तो देखिए बच्चों, कैलोरीफिक वैल्यू, सबका अपना अपना कैलोरीफिक वैल्यू होता है। ये फूड जैसे फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है। तो फैट का जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू किलो कैलोरी पर ग्राम में मैंने बताया है फिजियोलॉजिकल वैल्यू। मतलब फिजियोलॉजिकल मतलब एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है, जो आप फूड लेते हैं जो नाप तोल के उसका बस मैंने बताया है। तो कहा जाता है फैट में जो होता है कैलोरीफिक वैल्यू फैट का वो 9.0 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है, पर ग्राम, 1 ग्राम में। और प्रोटीन का 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है, और कार्बोहाइड्रेट का 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है। लेकिन ग्रोस वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू अगर देखा जाए किलो कैलोरी पर ग्राम का कैलोरीफिक वैल्यू, तो एक्चुअल जो होता है वो 9.45 होता है और फैट में, और प्रोटीन में 5.65 होता है, और कार्बोहाइड्रेट में 4.10 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है। क्लियर बच्चों? अब है न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। न्यूट्रिएंट जो होता है दो तरह का होता है फूड का न्यूट्रिएंट्स, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे उसका एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब के सब प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल होता है। प्रोक्सिमेट फूड एक तरह का होता है, ठीक है। तो प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल मतलब वह फूड जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो एनर्जी प्रोवाइडर फूड को ही हम प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल कहते हैं। और एनर्जी प्रोवाइडर फूड कौन कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जिसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल की तरह काम करता है, मतलब प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल मतलब वह फूड जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला फूड जो होता है विटामिन और मिनरल्स होता है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन करने वाला जो फूड जिसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट या प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर आता है, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल आता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और कौन कौन आता है एग्जाम्पल याद रखिएगा। अब आगे है डिसऑर्डर्स। देखिए बच्चों, डिसऑर्डर्स यानी बीमारियां, ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए बच्चों, यहाँ पे द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। क्लियर? देखिए बच्चों, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो इन्फ्लेमेशन होता है, वो इन्फ्लेमेशन होने का सबसे मेन जो कारण है
किसी भी तरह का गड़बड़ी अगर होता है तो उसका मेन कारण बैक्टीरिया है और वायरल इन्फेक्शन है। चाहे वो बैक्टीरियल है, जब बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता होगा, उसके वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ है आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, या फिर वायरस के वजह से जो इन्फेक्शन हुआ है उसके वजह से हुआ होगा किसी तरह का इन्फ्लेमेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आगे यहाँ से जो पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक नीट में आया नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। नीट वाला इंतज़ार कर रहा है कि यहाँ से हम क्वेश्चंस करें, लेकिन अभी तक कोई क्वेश्चंस इस लाइन से नहीं आया है। ये डिक्टो एनसीईआरटी का लाइन है। ये बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा के वजह से इन्फ्लेमेशन आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ वजह हैं जिसके वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। कौन कौन, या इन्फेक्शंस होता है कौन कौन, देखिए, द इन्फेक्शंस आर ऑल्सो काउज्ड बाय देम पैरासाइट्स ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जो कुछ पैरासाइट्स होते हैं उनके वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे टैपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म, हुकवर्म, पिनवर्म और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये सब, तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि आपको पूछ सकता है कि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन है उसमें से नीचे दिए गए किनके किनके वजह से हो सकता है। तो ये इसमें से कोई एक दे देगा और आपको चूज करना होगा, तो आपको याद रहना चाहिए। ये एनसीईआरटी का लाइन है। क्लियर। अब आगे देखिए, अगला डिसऑर्डर्स जो मैंने लिखाया है, फर्स्ट डिसऑर्डर है जॉन्डिस। ठीक है, जिसको हम पीलिया भी बोलते हैं, जिसके वजह से पूरे शरीर आपका, आपकी आईज सब के सब येलो पड़ जाता है। तो ये जॉन्डिस बहुत ख़राब है। ये लीवर से रिलेटेड बीमारी है। तो लीवर अफेक्टेड हो जाता है जिसके वजह से स्किन हो या आई हो, ये सब का सब येलो कलर का हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ पे बाइल पिगमेंट क्या होता है, जमा हो जाता है। ठीक है, और बाइल पिगमेंट जमा होने के वजह से ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, ब्रेक डाउन होने लगता है, जिसके वजह से जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है। हाँ, अगला डिसऑर्डर है डायरिया। ये डायरिया क्या है, तो देखिए बच्चों, द एबनॉर्मल frequency of bowel movement and increased liquidity of the facial discharge is known as diarrhea. डायरिया, अरे लूज मोशन क्या होता है कि मतलब आप बाथरूम में पड़े हुए रहते हैं, आपका जो फेसेस, जो कचरा निकल रहा है, जो स्टूल निकल रहा है, वो बिल्कुल लिक्विडी, मतलब एकदम पानी पानी निकल रहा होता है। तो वहाँ पे एकदम फ्रीक्वेंसी बहुत तेज हो जाता है, लिक्विडिटी बहुत तेज हो जाता है, वैसे को ही हम डायरिया बोलते हैं। रुक ही नहीं रहा है, पूरे बॉडी का पानी लॉस हो जाता है। तो क्यों होता है, क्यों होता है? इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जिसके वजह से क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस होता है। कुछ भी खाते हैं आपके बदन में नहीं लगता है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं डायरिया। एक्चुअल में होता है क्या है, देखिए मैंने रेड पेन से जो बनाया है वो एक आपका एलिमेंट्री कैनाल है, समझ लीजिए, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, अब है क्या, कुछ फूड आप पॉइजन वाला फूड खा लिए हैं जिसमें बैक्टीरिया वगैरह है। तो देखिए यहाँ पे इस आपके एलिमेंट्री कैनाल में देखिए बैक्टीरिया आया, ये बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया आया है तो बैक्टीरिया क्या कर रहा है कि बार बार, देखिए ये बैक्टीरिया बार बार ये टॉक्सिन, ये जो पॉइंट पॉइंट मैंने बनाया है ये एक्सोटॉक्सिन है, यानी बाहर से ये बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है। ये टॉक्सिन जैसे ही आता है तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल के वाल में जो ब्लैक से मैंने बनाया ये रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर में जैसे ही ये टॉक्सिन आता है, ये देखिए टॉक्सिन आके यहाँ पे लगा, ये रिसेप्टर फट से पहचान जाता है और फिर इसको मालूम नहीं चल पाता है कि ये है क्या एक्चुअल में, जिसके वजह से ये रिसेप्टर फट से ये बाहर में जो मैंने लगाया है ये सेल है, और ये सेल के डीएनए के पास भेजता है, और ये डीएनए क्या करता है, फटाफट प्रोटीन को बनाना स्टार्ट करता है, और प्रोटीन को बना बना के ये देखिए वाल में चिपकाया, वाल में चिपकाया, और इस प्रोटीन, और जिसके वजह से ये प्रोटीन की मदद से सेल के अंदर जो भी वाटर होता है ये वाटर एलिमेंट्री कैनाल की तरफ आना शुरू हो जाता है। ये एरो बता रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल की तरफ सारा वाटर आ रहा है। ठीक है, और जिसके वजह से सारे सेल से वाटर आते जाता है, और जिसके वजह से
एलिमेंट्री कैनाल में वाटर का भर जाता है और सारा वाटर और आयंस क्या होता है आपका निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से आपका स्टूल पूरे पानी पानी हो जाता है और आपको लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से लूज मोशन, और आप कमज़ोर पड़ जाते हैं क्योंकि आपके सेल्स के अंदर जो भी वाटर था वो सब खत्म हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और इसकी ये बहुत ज़्यादा होने की वजह से पहले ज़माने में, अब तो दवाई वगैरह आ गया है तुरंत ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा होने की वजह से पहले इनके वजह से डेथ हो जाता था, ठीक नहीं होगी, सही समय पे ठीक नहीं करता था। अब है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब बहुत दिनों तक आपका क्या वेस्ट मटेरियल अगर जमा रहता है, नहीं होता है आपको सुबह सुबह, तो उसी को हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। इन कॉन्स्टिपेशन द फेसेस आर रेटेन, मतलब सड़ जाता है अंदर में ही, विद इन द कॉलन, कहाँ पे कॉलन में, एज द बोवेल मूवमेंट अकर इरेगुलरली, यानी बोवेल मूवमेंट क्या होता है इरेगुलरली होता है, नहीं के बराबर होता है, हल्का फल्का निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता है, ठीक है। और बहुत दिनों तक अगर ये कॉन्स्टिपेशन होता है उसके वजह से हीमोरॉइड हो सकता है। हीमोरॉइड मैंने बताया था कि आपका रेक्टल जो आर्टरी होता है वो सब बाहर की तरफ निकलने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड भी आपके स्टूल के साथ आ जाता है। तो प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन लेड टू हीमोरॉइड, इस बीमारी के बारे में मैंने पीछे जिक्र किया था अच्छे से। अगला है वोमिटिंग। वोमिटिंग मतलब ये एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। जो स्टमक में अगर कोई गड़बड़ी होता है तो वो अंदर जाने के बजाय वो फिर से वापस माउथ के थ्रू सारा खाना पचाया हुआ जो भी पचाया जाया या जो नहीं पचा उसको बाहर निकल जाता है। तो ये एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है जिसमें आपका डायरेक्ट माइंड में जो आपके मेडुला ऑब्लोंगाटा है वहाँ से ये काम करता है। तो इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टमक, स्टमक से इजेक्ट होता है, कंटेंस थ्रू द माउथ, जो माउथ के थ्रू से होता है। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द वोमिट सेंटर, वोमिट सेंटर से ये कंट्रोल होता है, जो कहाँ पे होता है मेडुला में होता है। तो अ फीलिंग ऑफ नॉसिया प्रीसीड्स वोमिटिंग, ठीक है। अगला है इंडाइजेशन। तो इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, इस कंडीशन में फूड आपका नाम से ही पता चल रहा है इंडाइजेशन, डाइजेस्ट नहीं होता है, लीडिंग टू फीलिंग फुलनेस, जिसके वजह से आपको पेट भरा भरा लगेगा, हमेशा फुल लगेगा। दिस काउज ऑफ इंडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन, ये इंडाइजेशन तभी होता है जब आपका एंजाइम्स का सिक्रेशन इनएडिक्वेट मात्रा में होता है, सही मात्रा में नहीं होता है, इनएग्जिटी हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, या ओवर ईटिंग के वजह से या फिर स्पाइसी फूड खाने के वजह से इंडाइजेशन होता है। अब ये परगेटिव्स हैं। ये परगेटिव क्या है बच्चों? तो देखिए बच्चों, परगेटिव होता क्या है, अगर आप जैसे समुद्री पानी हो गया या फिर ये तो समुद्री पानी पी लेते हैं उस वक्त ये परगेटिव्स होता है। समुद्र पानी में होता है क्या, मैग्नीशियम आयन होता है, तो मैग्नीशियम आयन की वजह से ये परगेटिव्स होता है। तो अगर आप मैग्नीशियम आयन पी लेते हैं तो होता है क्या है कि अंदर में जो भी वेस्ट है या फिर कुछ भी अंदर में आपका है तो वो सारे के सारे बाहर निकल जाता है। तो ये मैग्नीशियम आयन कंटेनिंग परगेटिव्स है ना, स्टिमुलेट इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस एंड इवैक्यूएशन ऑफ फ्लूइड फेसेस, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिख दिया है। तो मैग्नीशियम आयन क्या होता है, परगेटिव, जो स्टिमुलेट करता है इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस को और फिर सारे जो फ्लूइड फेसेस हैं वो बाहर निकालता है फ्लूइड के रूप में, ठीक है। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आपको बहुत दिन से नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए, या फिर कॉन्स्टिपेशन है तो मैग्नीशियम आयन या जो नमक में, खासकर नमक में भी ये मैग्नीशियम आयन होता है, या समुद्री पानी पी लीजिए, आपका टोटल निकल जाता है, ठीक है। इसी वजह से समुद्री पानी अगर समुद्र में फंस जाए तो समुद्र पानी ना पिए, क्योंकि आपको ये डायरिया होने का संभावना होता है, क्योंकि अंदर में जो भी वाटर वाला प्रोसेस होता है सब आपका कचरा पचरा के साथ निकाल देता है और फिर आप कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो वहाँ पे इस तरह का कोई काम ना करें। तो डॉक्टर, जब आप कॉन्स्टिपेशन होता है तो डॉक्टर आपको मैग्नीशियम आयन से रिलेटेड कोई ना कोई दवाई देता है,
जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वहाँ पे भी मैग्नीशियम ही होता है। अगला डिसऑर्डर्स है PEM। PEM मतलब होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मतलब प्रोटीन एनर्जी का कमी वाला न्यूट्रिशन। माल मतलब कमी हो गया है, तो कमी होने के वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। खासकर इन्फेंट या चिल्ड्रेंस में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे साउथ में साउथ ईस्ट हुआ, साउथ ईस्ट एशिया हुआ, साउथ अमेरिका हुआ, वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका हुआ, यहाँ पे आपको PEM यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन आपको आसानी से दिखने को मिला था बहुत पहले। क्योंकि यहाँ पे डिफिशियंसी हो गया था प्रोटीन और एनर्जी का। ठीक है, तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होने के वजह से आपको बच्चों में 2 तरह का डिसऑर्डर्स दिखेगा, एक पारासमस और दूसरा क्वाशरकर। ये आपको 2 तरह का। ये मारासमस क्या है? मारासमस तो मारासमस क्या है? तो मारासमस क्या होता है? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फूड का डिफिशियंसी हो गया। फूड में कौन कौन? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। इसके डिफिशियंसी होने के वजह से होता है क्या है, खास तौर पे ये डिफिशियंसी होता है कहाँ? इन्फेंट में होता है, छोटे छोटे बच्चों में जो लगभग 1 साल के होते हैं। यहाँ पे मैंने 1 ईयर्स लिख दिया है, 1 साल के बच्चे होते हैं उसमें दिखता है। अगर ये मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन सब का अगर डिफिशियंसी हो जाता है बच्चों में 1 साल के बच्चे, तो होता है क्या है, वेस्ट ऑफ मसल्स, यानी उसमें मसल्स डेवलप नहीं होता है, मसल्स का कमी हो जाता है, थीन लिम्ब, छोटे छोटे पतले पतले लिम्ब होंगे, और बॉडी भी, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड ब्रेन, मतलब बॉडी हो या ब्रेन हो उनका सही से डेवलप नहीं होगा, और उस वहाँ पे ओडिमा हो जाएगा। ओडिमा मतलब अपसेंट होगा, तो ओडिमा मतलब होता है क्या? मोटापा। तो मतलब मोटापा वहाँ आपको दिखने को नहीं मिलेगा अगर यहाँ पे मारासमस हो गया है तो। क्वाशरकर में देखिए, यहाँ पे होता है क्या है, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन हो जाता है। प्रोटीन डिफिशियंसी ये वाला जो बीमारी है, ये खास तौर पर आपको 1 से 5 साल के बच्चों को दिखने को मिलेगा। इसमें भी मसल्स का वेस्ट हो जाता है, यानी मसल्स डेवलप नहीं होता है, जो भी मसल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी आपको थीन लिम्ब दिखने को मिलेगा। और अगला, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड ब्रेन, यहाँ पे भी आपको ब्रेन और बॉडी अच्छे से डेवलप नहीं मिलेगा, और यहाँ पे ओडिमा होता ही है, यहाँ यानी कि मोटापा होता है, यहाँ पे बच्चा और मोटा हो जाता है। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ तक लास्ट लेक्चर के साथ साथ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कंप्लीट कर लिया, यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, नहीं कम से कम हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस नीट में आएगा ही आएगा, 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से। 2 से 3 क्वेश्चन मायने रखता है बच्चों, आता ही आता है। अब मैं आपको इसका प्रूफ अगले लेक्चर में दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके, और अपने तरफ से जो क्वेश्चन दूंगा उनको सॉल्व करवा के। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए, ताकि आप तो आगे बढ़िएगा लेकिन थोड़ा मेरा भी नाम होगा। लेकिन मेरा नाम करने के लिए बच्चों बस कमेंट करके मुझे बता दिया कीजिए कि कैसा लगा वीडियो, और भी कोई भी बात हो तो कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, और साथ ही साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन बेल को ज़रूर दबाया कीजिए। बेल को दबाने से होता है क्या है कि जो भी वीडियो अपलोड होता है डायरेक्ट आप तक पहुंच जाता है, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट वीडियो जो हम बनाते हैं आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच बच्चों।